नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन लग्न हो चाहे मिथुन राशि हो, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक दिन का नहीं, एक सप्ताह का नहीं, एक महीने का नहीं, आने वाले पूरे 5 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये विषय इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वहाँ पे जो ग्रह हैं वो केतु और राहु के एक्सेस के अंदर आए हुए हैं। अब इसको कुछ लोग कालसर्प कहते हैं, लेकिन ये कालसर्प नहीं है। कालसर्प बनने की स्थिति दूसरी होती है। अब कुछ लोग कालसर्प को मानते भी नहीं हैं, पर वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन अगर आप देख भी रहे होंगे तो केतु के बाद में ये जो ग्रह हैं, आपके ये जो भाव हैं, यहाँ पे कोई भी जो ग्रह अभी बैठा हुआ नहीं है। सारे जो ग्रह हैं वो राहु के साथ में ही या राहु के आगे आकर के और केतु तक ही फैले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर होता है कि राहु केतु का जो एक्सेस होता है वहाँ पे ग्रह फंस जाते हैं और उसकी वजह से उस अपने जो शुभ फल होते हैं वो इतने नहीं दे पाते, या यूं कहें कि नेगेटिव फल ज़्यादा देते हैं। राहु केतु का ये जो एक्सेस है आप लोगों के लिए अभी 3rd हाउस और 9th हाउस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा आपके ऊपर आने वाले 5 महीने के अंदर। मेन फोकस हमारा राहु केतु के एक्सेस पर रहेगा और बाकी ग्रहों का जो ट्रांजिट होगा टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। और जीवन के जो जो महत्वपूर्ण पहलू हैं आपके, अलग अलग फाइनेंस है, करियर है, जॉब है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, बिजनेस है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ जो बड़े इवेंट हैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार नज़र मार लेते हैं। ये जो मार्च का महीना है ना, इस मार्च के महीने के अंदर काफ़ी बड़े बड़े इवेंट होंगे। सबसे पहले 11 मार्च को देख लीजिए। 11 मार्च के दिन जो गुरु हैं, जो बृहस्पति देव हैं, जुपिटर हैं, वो मार्गी हो जाएंगे। नवंबर से ये वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे। आपकी ही राशि के अंदर ये मार्गी होंगे, इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये मार्गी होते हुए फिर आगे प्रवेश करेंगे अपनी उच्च राशि के अंदर जून के अंदर। जून के जो 2 तारीख होगी, 1 तारीख की रात को ही हो जाएगा बेसिकली 12 बजे बाद में, तो तब ये यहाँ पे उच्च अवस्था के अंदर आएंगे। इसके बाद में शनि की अगर हम देखें तो शनि जस्ट 2 दिन बाद में, यानी कि 11 मार्च के 2 दिन बाद 13 मार्च को शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे। अस्त कैसे होंगे? सूर्य के प्रभाव की वजह से अस्त होंगे। वर्तमान में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर अभी जो वीडियो जो बन रहा है, उस दिन सूर्य जो है वो कुंभ राशि के अंदर है। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में जाएंगे। तो 13 तारीख को, क्योंकि 15 डिग्री के आसपास का जब अंतर रहता है किसी ग्रह के बीच में सूर्य से, तब तक ही वो बचा रहता है। 15 से थोड़ा कम हो जाता है तब वो अस्त हो जाता है। तो 13 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे। 40 दिन तक लगभग अस्त रहेंगे। 22 अप्रैल को ये जागृत अवस्था के अंदर आ जाएंगे। और शनि का गोचर होगा 17 मई को रेवती नक्षत्र के अंदर। नक्षत्रों में सबसे लास्ट नक्षत्र है। फिर कुछ दिनों के लिए फिर ये वक्री होंगे, फिर कुछ होगा, ये बाकी कहानियां आगे हैं। लेकिन 17 मई को शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। मंगल की बात करूं तो मंगल लगभग जो है अभी अस्त ही चल रहे हैं। तो लगभग 6 महीने के बाद में, 182 दिन के बाद में 2 मई के दिन जो मंगल है वो अस्त से जागृत अवस्था के अंदर आ जाएंगे। उस समय अगर आप देखेंगे तो मंगल की पोजीशन मेष राशि के अंदर होंगी, अपनी बुध त्रिकोण राशि के अंदर, ठीक है ना। ये मोटे मोटे इवेंट है। इसके अलावा अभी 29 मार्च को जो केतु हैं, ये केतु अपने खुद के नक्षत्र मघा के अंदर गोचर करेंगे 29 मार्च को। मघा नक्षत्र खुद का ही इनका नक्षत्र है, एक बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब इस टाइम पे क्या होगा, केतु खुद के नक्षत्र में आएंगे, राहु ऑलरेडी खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। यहाँ से राहु का भी नक्षत्र के चरण में परिवर्तन होगा। तो दोनों अपने ही घर, अपने ही नक्षत्र के अंदर होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो राहु केतु का जो एक्सेस है वो कई बार बहुत सारी परेशानियां पैदा करता है ना। तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं एक एक करके। तो अभी का जो वर्तमान है चरण है हाल फिलहाल के लिए, सबसे पहले आपकी राशि बुध की ही अगर मैं बात करूं तो 26 फरवरी से ही जो बुध हैं वो वक्री चल रहे हैं और अभी ये वक्री ही रहेंगे। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 11 अप्रैल को, यानी कि मार्च पूरा निकल जाएगा, अप्रैल का ऑलमोस्ट जो 1/3 निकल जाएगा, उसके बाद में गुरु जो है मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मीन राशि बुध की नीच की राशि है। तो यहाँ पर भी आकर के बुध को बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा होता है कि बुध जिस ग्रह के साथ में बैठा होता है उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल देता है। शुभ ग्रह के साथ बैठा तो शुभ फल देता है, अशुभ ग्रह के साथ बैठा है तो अशुभ फल देता है। ये एक सामान्य सी बात है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 अप्रैल के तक ये बुध जो है अपने नीच राशि में ही रहेंगे। यानी कि आपका मार्च पूरा निकल गया, अप्रैल पूरा निकल गया, ठीक है ना। इन 2 महीने के दौरान बुध की कंडीशन ठीक नहीं है। तो
आपके राशि अभी शुरुआती चरण के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। वर्तमान में राहु जो आपके साथ में इनकी युति चल रही है, मंगल भी साथ में ही है, 3 ग्रह इधर हैं। 15 मार्च के बाद में सूर्य, शुक्र और शनि, इन 3 ग्रहों की युति आपके दशम भाव में होगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। रीज़न बिहाइंड कि मैंने पहले भी एक कुछ जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर कहा था कि मंगल जब जो है राहु के साथ में जब जितनी क्लोज युति आएंगी तभी उस समय पे बहुत सारी चेंजेस आएंगे, ना सिर्फ यहाँ पर कि पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर परिवर्तन आएंगे। शतभिषा नक्षत्र में 3 तारीख को मंगल ने प्रवेश किया था और आप देख रहे हैं मार्च के शुरुआती चरण से ही वैश्विक दुनिया के अंदर ईरान, इजराइल और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, उसका रीज़न काफ़ी कुछ मंगल के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने का है, क्योंकि मंगल डिफेंस को रिप्रेजेंट करता है। गोला बारूद हथियार इनको मंगल ही रिप्रेजेंट करता है। राहु पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और अभी का जो टेक का ज़माना है, एआई का ज़माना है, उसको भी राहु रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखेंगे तो एआई भी जो है इस वॉर के अंदर काफ़ी कुछ यूज़ हो रहा है। तो बहरहाल ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए 90 भाव के अंदर है, भाग्य का साथ आपको जो है थोड़ा कम मिलने की चांसेस है। इसके अंदर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो मेन पत्रिका है, यानी कि जो आपका बर्थ चार्ट है, जन्म जो चार्ट है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन गोचरों को फलन करने के लिए। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो उसमें उनकी जो बर्थ चार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के हिसाब से जो प्रेजेंट के ट्रांजिट होते हैं उनका फलन किया जाता है। तो अगर ऐसा है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि यार क्या ट्रांजिट हो रहा है, कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, फिर उस समय ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। तो सब चीज़ें नहीं आपको समझ में आती हैं, कोई अपने जीवन के किसी भाग को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई समस्या है आपकी जिसका आप ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो हम नीचे जो संपर्क दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उस पर आकर के आप बात कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बहरहाल अब यहाँ से देखेंगे तो सूर्य का शनि के साथ में मिलन, शुक्र की स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है। शुक्र आप लोगों की चार्ट के लिए कारक भी बनते हैं क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ साथ में वो 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। शुक्र इस समय पे उच्च के चल रहे हैं, ठीक है ना। उच्च मतलब मीन राशि के अंदर है, तो शुक्र की कंडीशन काफ़ी आप लोगों के लिए बेटर है। तो यहाँ पे अगर शुक्र की, अगर मान लीजिए आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा में शुक्र का कोई चल रहा है, कोई गोचर है ना, आपकी प्रत्यंतर में भी अगर गोचर शुक्र चल रहा है, तो ये समय आपके लिए वर्किंग प्लेस के मामले में काफ़ी बेनिफिट वाला रहेगा। बेनिफिट का मतलब ऐसे कि काम के अंदर आपकी तरक्की होगी, ग्रोथ होगी, कुछ नई आपको चीज़ों को जो है लर्निंग मिलेगी, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को मिलेगी। इवन इंक्रीमेंट, मैं कहूँगा सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट जो है वो भी इस समय पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ के अंदर अगर आपकी मेन पत्रिका में शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है तो भी आपको अभी जो हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिलैक्स आप लोगों को मिलेगा। खास करके आप लोगों को अपने जो नॉलेज है आपकी, जो लर्निंग है आपकी, उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ एक्सेप्ट, या यूँ कहूँ कि अपनी जो मेहनत आप लोगों ने की, जो लर्निंग आप लोगों ने की, उसका बेनिफिट उठाने का टाइम है इस शुक्र के गोचर के समय पे, ठीक है ना। बुध के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी का समय इतना ठीक नहीं है, तो अपने एक तो फादर की थोड़ी सी हेल्थ वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, ये जो युति है ये इस तरह से दिखाती है कि व्यक्ति को सीधे सीधे तरीके से उसके काम नहीं बनते हैं, उसको टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो भाग्य का साथ भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ टेढ़ी चालें निकालनी पड़ेगी, तब जा करके आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। इसके बाद में व्यवस्था थोड़ी सी चेंज होगी, है ना। शनि और सूर्य साथ में मिलकर के, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। ये वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर तो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। आपकी भी जो वर्किंग प्लेस है, आपकी जो काम का क्षेत्र है, उसके ऊपर भी ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे काम के क्षेत्र के अंदर तनाव दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा आदमी को जो है अपने अधिकारी हों, चाहे आपके बॉस हों, चाहे आपके कुलीग्स हों, उनका सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। एक बार ऐसा होता है कि आदमी में इतना अग्रेशन आ जाता है कि सब छोड़ छाड़ के निकल लो यहाँ से, ठीक है ना। मतलब जिसके साथ में काम कर रहे हैं उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरे साथ में इस वर्किंग प्लेस के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जानबूझ के मेरे काम को दबाया जा रहा है या मुझे दबाया जा रहा है, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। इस तरह की परेशानी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी ड्यूरेशन के दौरान अगर आप देखेंगे तो गुरु का सपोर्ट आप लोगों को थोड़ा सा मिलता हुआ नजर आता है। कारण गुरु एक तो मार्गी हो जाएंगे, गुरु की 5वीं दृष्टि आपके
पंचम भाव पे पड़ रही है, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है और नवी दृष्टि नवम भाव के ऊपर पड़ रही है। तो आपका जो त्रिकोण है वो पूरी तरह से गुरु के कैप्चर के अंदर है। साथ साथ के अंदर जो बिजनेस व्यापार का भाव है, दाम्पत्य का भाव है, जो 7th हाउस जिसको हम कहते हैं, वो भी जो है गुरु के प्रभाव के अंदर रहेगा। यहाँ पे राशि भी गुरु की ही पड़ रही है। तो गुरु की जो शुभता है वो थोड़ी सी चीज़ों को आपको नेगेटिवली होने से थोड़ा सा हार्म कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये निर्भर करता है कि आपकी पत्रिका में पहली बात गुरु की पोजीशन क्या है, और अभी अगर गुरु की अंतर्दशा में या महादशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यंतर में कहीं भी अगर गुरु का ट्रांजिट आ रहा है तो उसका सपोर्ट आप लोगों को जरूर से मिलेगा। या इवन इस पूरे 5 महीने की टाइमिंग के अंदर गुरु का जब भी कोई टाइम आता है तो आप लोगों को इसका रिजल्ट, इसका प्रॉफिट जरूर से मिलेगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जून के अंदर भी गुरु क्या है, अच्छी ही राशि के अंदर, अच्छे भाव के अंदर ही आप लोगों के लिए गोचर करेंगे। तो आप लोगों को गुरु की तरफ से तो सपोर्ट पूरी तरह से मिलेगा। हालांकि ये अलग बात है, आपकी राशि इस लग्नेश के साथ में गुरु इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, अच्छी खासी इनके जो ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी बनती नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे गुरु काफी कुछ कारक बनता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि केंद्र भाव का स्वामी बनता है। केंद्र के जो 4 भाव है उसके अंदर 2 तो आपके राशि के हैं, बुध के हैं, और 2 बाकी जो बचे वो गुरु के हैं। तो गुरु का बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता है। आगे बढ़ाएं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मंगल भी अभी यही है, मंगल भी 2 अप्रैल को आ जाएंगे मीन राशि के अंदर, ठीक। और शुक्र जो है कुछ दिनों के बाद में आगे निकल जाएंगे। 11 अप्रैल को बुध यहाँ पे आएंगे मीन राशि के अंदर। यहाँ पे फिर थोड़े बुध की स्थिति मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि नीच की राशि में रहेंगे। वर्किंग प्लेस के ऊपर फिर से आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि दबाव महसूस हो रहा है, अपन दब रहे हैं, है ना, बहुत सारे आपको हर्डल्स फेस करने को मिलेंगे। तो मैं आपको एक सार में एक बात समझा दूँ कि अगर ये जो टाइम है ना, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि यार जॉब को स्विच कर लें, चेंज कर लें, तो इस समय के दौरान जो है जॉब के ऊपर थोड़ा संकट आएगा, ठीक है ना। तो जब तक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक जैसे तैसे उस जॉब को करते रहिए, है ना। छोड़ छाड़ के अगर बैठेंगे तो इस 1.5-2 महीने के अंदर आप परेशान ही होंगे। भाई जैसे भी आप काम कर रहे हैं उसमें कम से कम एक मंथली सैलरी तो आपकी आ ही रही होगी, तो कम से कम फाइनेंस तो अपने ठीक रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर आप जॉब छोड़ देंगे, इस परेशानी को थोड़ा सा और ज़्यादा घर पे बैठ गए, या जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अपनी क्या कि बात नहीं बढ़नी, किसी से भी छोड़ो मुझे नहीं करना, बाद में देख लेंगे, या कोई और नौकरी कर लेंगे, तो नई जॉब को आपको लेने के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। आगे स्थितियाँ सुधरेंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। आगे अगर आप देखते हैं तो लाभ भाव का मालिक मंगल जो है वो अपनी राशि के अंदर आएगा, और उससे पहले जो सूर्य महाराज हैं वो भी अपनी राशि के अंदर आ जाएंगे 14 अप्रैल के दिन। 14 अप्रैल से लेकर के और लगभग 15 मई का जो समय रहेगा ना, ये समय सूर्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपकी मेन चार्ट के अंदर सूर्य की पोजीशन ठीक है, हालांकि उनका भाव ठीक नहीं है आपके लिए, 3rd हाउस के मालिक बनते हैं, पराक्रम भाव के मालिक बनते हैं, लेकिन ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए अप्रैल से मई तक का, ये मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सूर्य सबसे ज़्यादा बली होते हैं, और आप देखेंगे इस समय तापमान भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर सा बढ़ जाता है। इसके बाद में 11 मई को मंगल भी यहीं पे आ जाएंगे, तो ये स्थिति आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। प्रॉफिट के मामले में अगर मैं देखूँ, आपने जो एफर्ट किया, आपने जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। मीनवाइल इसी टाइम पे 30 अप्रैल के बाद में, यानी कि लगभग 1 अप्रैल के आसपास, 1 मई को बुध भी आपके यहीं पे आ जाएंगे लाभ भाव के अंदर। तो यहाँ से आपको ने जो इतने दिनों से जो परेशानी आपकी चल रही थी वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट होना शुरू होगी, आपकी हर्डल्स थोड़े से कम होना शुरू होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि मार्च का महीना, अप्रैल का महीना जो ये ज्यादा कठिन है राहु केतु के नैरेटिव के हिसाब से भी, और आपके जो राशि से उनके गोचर के हिसाब से भी, और बाकी ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से भी, ठीक है। 30 अप्रैल से लेकर के और लगभग ये जो समय रहेगा आपका 29 मई का, यानी कि 28-29 दिन का समय रहेगा। यहाँ पे जो सूर्य हैं, क्षमा कीजिएगा, ये जो बुध हैं, ये बुध आपके 12वें भाव के अंदर रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो 12वें भाव के अंदर बुध का जो समय है, ये फिर से आपको थोड़ी सी और पिंच करेगा ये, लेकिन ये मान के चलिए इन 5 महीने के अंदर थोड़ा सा ये लास्ट टाइम होगा बुध का थोड़ा सा खराब होने का। इसके बाद में बुध की कंडीशन ठीक है, क्योंकि 29 मई को बुध जो है गुरु के साथ में युति बना के आएंगे, अपनी खुद की राशि के अंदर आएंगे, मिथुन राशि के अंदर आएंगे, और आपके लग्न आपकी राशि के ऊपर गोचर करेंगे। ये टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक समय रहेगा। गुरु और बुध की युति थोड़ी सी बेनिफिट आपको देगी, क्योंकि कुछ समय के बाद ही अगर आप देखेंगे तो जून के अंदर ही गुरु आगे ट्रांजिट कर जाएंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से लगभग 22 जून के आसपास, जून का महीना आएगा, जून का एंडिंग हो जाएगा, तो बुध यहाँ से वक्री होंगे, रेट्रो फिर से होंगे एक बार, ठीक है ना। रेट्रो होने के बाद में
29 जून को रेट्रो हो जाएंगे और लगभग 7 जुलाई को ये यहाँ पे कर्क में प्रवेश किया, कर्क से वापस 7 जुलाई को, क्योंकि जब ग्रह रेट्रो का मतलब, वक्री का मतलब हमें प्रतीत होता है कि ग्रह रिवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो कर्क से वापस से ये मिथुन राशि आपकी राशि में फिर से आ जाएंगे वक्री होकर के, और यहाँ पे अच्छे खासे समय तक रहेंगे, लगभग 1 महीने तक, 5 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे, देन उसके बाद में गोचर करेंगे। हमारा ये जो ट्रांजिट है जुलाई तक का ही है, और इसी समय के दौरान अगर हम देखेंगे 1 जुलाई को शुक्र यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, केतु से आगे निकल जाएंगे, और राहु केतु का ये जो एक्सेस है ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें फिर थोड़ी सी वापस से पॉजिटिव होना स्टार्ट होंगी। और इसी के दौरान मैंने कहा अभी आपको कि जून के अंदर गुरु की भी थोड़ी सी कंडीशन ठीक होगी आप लोगों के लिए। तो ये समय शुरुआत के जो 2 महीने हैं कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। अब ये सिर्फ वर्किंग प्लेस की बात की ही नहीं कर रहा हूँ, वर्क की ग्रोथ की मैं भी बात कर रहा हूँ, है ना, जॉब को स्विच करने की भी बात कर रहा हूँ, नई अपॉर्चुनिटी के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो गुरु की दृष्टि तो है ही, गुरु की वजह से तो ये भाव ठीक है, लेकिन क्योंकि राहु केतु का नैरेटिव है, राहु केतु का ये जो एक्सिस है, इस एक्सेस की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस समय पे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार जो आपके सीनियर हैं या जो भी आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है सपोर्ट करना, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि वो अपने हाथ या तो पीछे खींच लेंगे या आपका काम ज़बरदस्ती डिले हो जाएगा। आप प्लानिंग किसी और चीज़ की करेंगे लेकिन काम कुछ और होगा। इसलिए ऐसे टाइम के ऊपर बहुत बड़ा निवेश, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आदमी को बचना चाहिए। अपने फाइनेंस को स्पेशली ठीक से मैनेज करके रखना चाहिए और धर्म कर्म के काम कंटिन्यूसली करते रहने चाहिए। ऐसे समय के अंदर स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो जीव होते हैं स्पेशली जैसे पेट्स वगैरह जो लोग पालते हैं, या फिर वैसे जनरली जो स्ट्रीट डॉग हैं या बिल्लियाँ हैं या कोई भी जीव है, गिलहरी वगैरह है, उसको बेमतलब परेशान नहीं करना है। बिना वजह, ये क्या वजह हो तब भी परेशान नहीं करना है, ठीक है ना। अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो ये एक इंडिकेशन हो जाएगा कि या फिर आप जानबूझ के अपनी स्थिति को, ग्रहों की स्थिति को मैलेफिक बना लेंगे, खराब बना लेंगे। एक और बात, जिन लोगों का फॉरेन के अंदर काम है, जो फॉरेन में के अंदर रहते हैं, है ना, ऐसे साथी लोग जो काम करने के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए भी ये जो समय है ना, ये समय ऐसा है कि उनको समझ में थोड़ा सा ऐसा आएगा कि यार चलो वापस अपने देश में चल लेते हैं, अभी जो जॉब कर रहे हैं उसमें थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, या कुछ वापस अपने देश में, अपनी कंट्री में, अपनी इंडिया आकर के फिर से कुछ स्टार्ट करते हैं, या जहाँ पे भी वो पहले रहते थे। अब यानी कि मैं फॉरेनर्स का मतलब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ जो बाकी देशों के लोग हैं, वो अपने देश छोड़कर के किसी दूसरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मैं उनको भी साथ में लेके चल रहा हूँ। तो वापस आने का कुछ प्लान बनाएंगे। उनको वहाँ पे रहने के अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो बाकी वीज़ा और वर्किंग वीज़ा कई तरह की चीज़ें होती है, उसमें थोड़ा इशू आ सकता है इस समय पे। तो उनके दिमाग में ऐसी कंडीशन बनेगी कि यार अपन वापस चल लेते हैं, या जो भी वो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी सी डाउनफॉल आएगा। और ये अभी महसूस कर चुके होंगे, सिर्फ अभी की बात नहीं, मार्च से अभी कुछ समय पहले से ये चीज़ें आप लोगों के जीवन में आ गई होंगी। जो आप लोग चाह रहे हैं, जितना कुछ आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, उतना काम नहीं हो पा रहा होगा आपका। इवन आपने काम थोड़ा फैलाया किसी का चीज़ के लिए, लेकिन वो नेगेटिवली ही चला गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और कुछ भी अगर कोई एडवाइस लेनी हो तो बेशक आप जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे और मैं बात करूं, रिलेशनशिप के लिए मैं बात करूं तो रिलेशनशिप के अंदर भी इस समय पर थोड़ा सा ऐसा होता है कि अपने जो पार्टनर होते हैं उसमें थोड़ा डाउट सा होने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि वो आपकी केयर नहीं कर रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, ठीक है ना। ये समय मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ राहु के तो अभी जो एक्सेस बना हुआ है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। वो इल्यूजन सा आता है दिमाग में, भले ही क्या छोटी छोटी बातों को आदमी ऐसा ऐसे गौर करने लगता है कि इसने ये क्या, इसका मतलब ये होना चाहिए। जो अपने दिमाग में जो थॉट बैठ गया उसको वैलिड बनाने के लिए, उसको प्रूफ बनाने के लिए इधर उधर की रीज़न आदमी ढूंढने लगता है। ये रिलेशनशिप के अंदर अक्सर ऐसा होता है। और जिनका जो यारी दोस्ती चलती है, जिनके मित्र है, फ्रेंड्स वगैरह हैं, वहाँ से भी थोड़ा सा सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई देता है। शुरुआती चरण में, मिड चरण के अंदर अगर यहाँ पे अगर हम अप्रैल वाला से कंडीशन की देखें, जब सूर्य का कंडीशन ठीक होगी, मंगल की कंडीशन ठीक होगी, तब यहाँ पे थोड़ा सा मित्रों से अपनी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, थोड़ी सी दूरियाँ भी थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, चाहे वो ईगो के कारण हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो, ठीक है ना। तो अपने रिलेशन जैसे भी हैं आपके, उनको भी थोड़ा सा आपको बना के रखना है। ये थोड़ा समय है, ये निकल जाएगा, मिक्स के बाद में समय ठीक ही आएगा। और खास करके लास्ट के जो आपके 1.5-2 महीने रहेंगे, यानी कि मिड जून से लेकर के जुलाई तक का जो टाइम है, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी है। इस समय के दौरान आपकी जो प्रॉब्लम आप लोग जो इतने दिनों से झेली थी आपने, उसका एक तरीके से आपको पारितोष मिलेगा।
पारितोष मतलब एक तरीके से इनाम मिलेगा, ठीक है ना। बात करूं मैं आप लोगों के लिए बिजनेस वगैरह जो लोग करते हैं, तो बिजनेस वालों के लिए गुरु की वजह से मैं बताऊं ठीक है, लेकिन बाकी कंडीशन के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, फालतू में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। ऐसे समय पे ऐसा हो सकता है कि आपकी जो माल जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह जो लोग करते हैं, तो जो आप जहाँ से भी अपना माल भेजते हैं या जहाँ से आता है वो बीच में रुक सकता है, या उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई, कोई डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आ गई, स्टॉक आपने एक साथ ले लिया लेकिन फिर वो आगे निकल नहीं रहा है, माल पड़ा हुआ है, तो है ना, कंडीशन को देख करके आपने क्विक डिसीजन ले लिया जल्दबाजी के अंदर, लेकिन उसका आपको नेगेटिवली या बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है ना। अभी जैसे शनि है, शनि में कह रहा हूँ अस्त के होंगे, अभी शनि अस्त 13 मार्च को होंगे, और इस समय पे भी क्या होगा कि आपकी वर्किंग प्लेस में, जैसे मैं बता रहा हूँ, काम के दौरान थोड़ी स्थितियाँ आपके जो है अगेंस्ट में चली जाएंगी, ठीक है ना। एक और बात, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन अभी दुनिया में भी छाई हुई है और जिस तरह के गोचर हैं, उससे भी ये दिखता है कि जो क्रूड ऑयल वगैरह जिस तरह की चीज़ें हैं उसके रेट थोड़े से बढ़ने वाले हैं, यानी कि उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी नेसेसरी सी गुड्स हो गई है, तो उसके रेट भी थोड़े से बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो महंगाई वगैरह का भी है, फाइनेंस भी थोड़े से मैनेज करने हैं, इधर उधर स्टॉक्स वगैरह के अंदर भी जल्दबाजी में कोई ऐसा डाल मत लेना। मैं कह रहा हूँ हड़बड़ाहट के अंदर जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो वो आपका उल्टा पड़ सकता है। ऐसे समय पे होता है ऐसा, आदमी एक्सपेक्ट कुछ करता है, उसके लिए हो बिल्कुल अपोजिट जाता है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा इलाज जो है वो ये है कि अगर आप देवी की आराधना करते हैं, माता की आराधना करते हैं, दुर्गा की आराधना करते हैं, तो आराधना का समय थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, मंत्रों के जाप थोड़े से बढ़ा लीजिए, नहीं करते हैं तो शुरू कर लीजिए। और फिर भी अगर आपका वहाँ पे भी कुछ चित्त नहीं लगता, मन नहीं लग रहा, तो जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम उनकी तरफ चैंटिंग किया कीजिए, अपने कर्म जो हैं आप समर्पित कीजिए अपने आराध्य देव को, और उनसे प्रार्थना करते रहिए, सपोर्ट करने का, साथ देने का, वहाँ से आपको ब्लेसिंग जरूर मिल जाएगी। अगर चार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके मेन कुंडली के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे किसी ग्रह की कोई बाधा है और उसी से संबंधित कोई दशा मादशा आप जो लोग झेल रहे हैं, फिर ऊपर से इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है। एक बात और, राहु केतु या फिर शनि का अगर आप लोगों की दशा महादशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय थोड़ा ज़्यादा कठिन होगा, ठीक है ना। इवन सूर्य का भी अगर मैं कहूँ तो सूर्य की दृष्टि से भी देखें तो भी थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे कारक नहीं बनते, मंगल भी कारक यहाँ पे नहीं बनते हैं, ठीक है ना। बस लाभ भाव के मालिक हैं, बाकी छठे भाव के मालिक भी मंगल यहाँ पे बनते हैं। यहाँ से दृष्टि संबंधों की अगर मैं बात करूँ तो शनि की दृष्टियाँ पड़ती हैं, वृषभ राशि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। अभी प्रेजेंट के अंदर देखोगे तो मंगल की भी वृषभ पे ही दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव के अंदर। समय बदलेगा तब जाकर के आपकी खुद की राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि आएगी, 7वीं दृष्टि आपके दूसरी राशि के ऊपर आएगी और 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे आएगी। इस तरह से बहुत सारी गणनाएं जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि यार अगर ग्रह आपकी मेन चार्ट के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं है, तो इस समय के दौरान वो ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, डराने का कोई औचित्य नहीं होता, बस सावधानी रखने के लिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आप चीज़ों को थोड़ा सा सावधान रखें, डिसीजंस में थोड़ा सा हड़बड़ाहट इस समय पर ना करें। कुछ बहुत बड़ा लालच के चक्कर में अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि नुकसान आपका लग जाए। और किसी पे ट्रस्ट भी बहुत जल्दी से नहीं करना है, एटलीस्ट ऐसा ट्रस्ट नहीं करना है कि ब्लाइंड फेथ करके और आप उसमें कोई पूंजी वगैरह घुसा दें या कोई बहुत बड़ा डिसीजन उस ट्रस्ट के पीछे ले लें। इतना आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उपाय की बात भी हो गई है, ग्रहों की पोजीशन की बात भी हो गई है। समय आएगा जुलाई का, 11 जुलाई आएगी, तब एक्चुअली इसका टाइम आएगा, तब यहाँ पे शुक्र जो है यहीं पे केतु के साथ में वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र यहाँ पे गोचर कर रहे होंगे। 11 जुलाई के दौरान 14 डिग्री कुछ मिनट के आसपास दोनों सेम होगा, इसमें हम कहते हैं अंशात्मक युति। तो केतु वैसे भी रिवर्स जा रहे हैं, है ना, सिंह से कर्क में जाएंगे क्योंकि रेट्रो चलते हैं, तो ये पीछे आ रहे हैं, शुक्र थोड़े से आगे बढ़ेंगे। एक टाइम आएगा जब इनकी संधि होगी, एक पॉइंट पे ये मिलेंगे, उसी को हम अंशात्मक युति कहते हैं। तो 14 डिग्री कुछ मिनट के आसपास ये दोनों मिलेंगे, इसके बाद में शुक्र आगे निकल जाएंगे और ये वापस, अब ये तो पीछे जा ही रहे, जैसे ही आगे निकलेंगे तो ये जो एक्सेस बना हुआ है ये ब्रेक हो जाएगा। तो टेक्निकली तो 11 जुलाई के बाद में ये जो एक्सेस है ये ब्रेक हो जाएगा। बाकी 1 अगस्त के दिन शुक्र जो है वो प्रवेश करेंगे कन्या राशि के अंदर, तो ये राहु के तो एक्सेस बीच में ब्रेक होगा। एक और बात, इस दौरान क्या होता है कि चंद्रमा का मूवमेंट तो कैलकुलेट करना भी जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा से ही हम गोचर वगैरह लगाते हैं। तो चंद्रमा 15 दिन तो इस तरफ रहेंगे, 15 दिन इस तरफ रहेंगे, क्योंकि 1 महीने के दौरान ही चंद्रमा जो है वो पूरे चक्कर काट लेते हैं 2.25 दिन के अंदर, 27-28 दिन के आसपास। तो 14 दिन के आसपास चंद्रमा इधर
तो जब तक इधर रहेंगे तब तक ये भी चंद्रमा भी इसी एक्सेस के अंदर रहेंगे, और जब चंद्रमा केतु से बाहर आ जाएंगे तब भी इस एक्सेस को ब्रेक करेंगे। यानी कि ये जो 5 महीने हैं इसमें से लगभग 2.5 महीने का जो समय है ये पूरी तरह से राहु केतु के एक्सेस के अंदर बाकी 7 ग्रहों को समेटने वाला है। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो साहब, यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा हो, तब तक पहुँचे ही होंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है एक कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उसको थोड़ा स्वाइप करिएगा, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, किस ग्रह की दशा महादशा अंतर्दशा आप लोगों की चल रही है। ठीक है ना? कोई समस्या है भारी तो आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं, जाहिर सी बात है ये पेड होगा अपॉइंटमेंट। और अपने साथियों के साथ में इसको शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।